अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं सारे? चलो, मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही लेकिन सही होंगे सारे। कल यहाँ एंड किया था, मैंने मैक्सिमम लेवल का फार्मूला लिखा था। दो फार्मूले और बता लूँ फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अच्छा, होमवर्क दिया था मैंने बिल्कुल, लेकिन पहले ना मैं ये टॉपिक पूरा कर लूँ फिर होमवर्क करता हूँ डिस्कस। और फिर आपको काफ़ी सारा होमवर्क दूंगा। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक एक ही बात है। इसी को सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। यही होता है सेफ्टी स्टॉक। इसी को बफर स्टॉक भी बोलते हैं। ये सब एक ही बात है। सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, ये सब एक ही बात है। अच्छा, मैक्सिमम क्या था कि जिससे ज़्यादा स्टोर में कैपेसिटी नहीं है। नहीं, मैक्सिमम है जिससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फजूल में होल्डिंग कॉस्ट पड़ती रहेगी। तो मिनिमम क्या होना चाहिए कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाजमी स्टॉक आउट होगा नहीं, लेकिन स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो ये लोअर लिमिट है। जिससे नीचे इन्वेंट्री लेवल फॉल नहीं करना चाहिए, बिलो विच इन्वेंट्री लेवल या इन्वेंट्री बैलेंस शुड नॉट फॉल, अदरवाइज इट मे रिजल्ट इन स्टॉक आउट। तो इसको सेफ्टी स्टॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे नीचे नहीं रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इससे नीचे चले जाएंगे तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए इसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो ये वो लोअर लिमिट है कि जिससे नीचे इन्वेंट्री बैलेंस नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये आपके जहन में यहाँ पर एक सवाल बनना चाहिए कि उसको तो रीऑर्डर लेवल नहीं कहते जिससे स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल नहीं, नहीं, रीऑर्डर लेवल से तो स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि रीऑर्डर लेवल पे तो हमने अगला ऑर्डर प्लेस करना है। अब जब तक ऑर्डर आने में टाइम लगेगा तब तक स्टॉक बैलेंस तो नीचे जाना ही है। तो रीऑर्डर लेवल नहीं होता वो लेवल जिससे नीचे नहीं जाना चाहिए। रीऑर्डर लेवल तो वो लेवल होता है जिस पे पहुंचते ही ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए रीऑर्डर लेवल और उसमें फर्क है। मिनिमम लेवल ये है कि ऑर्डर प्लेस किए हुए टाइम हो गया, लेकिन इससे नीचे जाने से पहले पहले चीजें पहुंच जानी चाहिए। दोबारा सुन लें, ये जो मिनिमम स्टॉक है या सेफ्टी स्टॉक है, इसमें और रीऑर्डर लेवल में फर्क है। ये मैंने कल डायग्राम बनाई थी। ये रीऑर्डर, ये जो लाइन है ये रीऑर्डर लेवल है, ये रीऑर्डर लेवल है। इससे नीचे तो स्टॉक ने जाना ही है। इससे नीचे स्टॉक ने क्यों जाना है? क्योंकि जब हम रीऑर्डर लेवल को टच करेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लेकिन लीड टाइम के दौरान इन्वेंट्री लेवल ने होना है कम, इसने इस्तेमाल होना है, लेकिन इतना नीचे ना चला जाए कि स्टॉक आउट हो जाए। उससे पहले पहले चीजें आ जानी चाहिए। इसको मिनिमम स्टॉक कहते हैं। तो मिनिमम स्टॉक वो लोअर लेवल है जिससे नीचे इन्वेंट्री बैलेंस नहीं जाना चाहिए, वरना स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्या इसका आंसर जीरो होना चाहिए? नहीं। अगर जीरो ही बोलना था तो इतनी साइंस की क्या जरूरत थी कि सेफ्टी स्टॉक? तो इसका आंसर जीरो तो नहीं है। इसी फार्मूले को बनाता हूं मैं, इसी से चेंज करता हूं। एक बात तो ये कि मैक्सिमम लेवल कब अटेन हो रहा था? इमीडिएटली जब ऑर्डर पहुंचा था, यानी जैसे ही ऑर्डर पहुंचा था तो फौरन इन्वेंट्री लेवल अप हो गया था। तो मिनिमम कब होगा? उसे जस्ट मैक्सिमम लेवल वो पॉइंट है जैसे ही ऑर्डर पहुंचा है, स्टोर में सामान उतरा है, स्टोर का बैलेंस बहुत बढ़ गया, तो वो मैक्सिमम लेवल है।
तो मिनिमम लेवल से एक पॉइंट पीछे होना चाहिए ना। तो इस फार्मूले में अगर मैंने मिनिमम बनाना है इसको, इसी को मैं मिनिमम बना देता हूं। तो एक तो ये कि जो प्लस ओ क्यू था ये उड़ा दो, मैक्सिमम लेवल जब पढ़ रहे थे तो आर ओ एल माइनस मिनिमम मिनिमम था, अब हम मिनिमम लेवल पढ़ रहे हैं तो आर ओ एल माइनस मैक्सिमम मैक्सिमम। यही सुनना था, ये जज्बाती आंसर है। अगर मैंने यहाँ मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं है, इसका आंसर है एवरेज एवरेज। मिनिमम लेवल होता है आर ओ एल माइनस एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम, ये मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है। अच्छा, कल की क्लास में ना मैंने आर ओ एल का फार्मूला लिखा था, पेजेस पलट के आई कल वाली क्लास पे, मैंने जहां आर ओ एल का फार्मूला लिखा था, अनसर्टेनिटी थी तो वहां पर आर ओ एल के दो फार्मूले लिखे थे, और के बाद भी एक लिखा था, वो यही है। वो जो और के बाद लिखा था वो यही लिखा था। नहीं, यही है, ये आर ओ एल है, इसको उधर मूव कर लें तो पीछे बच जाएगा आर ओ एल इज इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये सेफ्टी स्टॉक, तो वो जो कल फार्मूला बताया था वो यही है, इसी को रीअरेंज करके वो बनाया हुआ था। तो ये हो गया मिनिमम स्टॉक। अच्छा है, ग्राफ में आप कह लें कि ये होगा या ये भी हो सकता है, एवरेज है ना। ये तो मैंने वैसे 3 सिनेरियो बनाए हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एवरेज का है मैंने, इसको कह लें चले, ये मिनिमम लेवल है। देखें इनमें एक और लाइन भी बननी है जो मैंने बनाई नहीं थी, अब बना देता हूं। यहां पे क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर आते 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 ये ऑर्डर पहुंचा, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। यानी हमने आर ओ एल क्या रखा था, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हो सकता है इस बार वाकई मैक्सिमम हो जाए, क्या पता वाकई मैक्सिमम टाइम लग जाए और वाकई मैक्सिमम डिमांड पूरी हो जाए, तो फिर ये स्टॉक जैसे ही जीरो तक पहुंचा होगा तो नया सामान आ जाएगा। तो ये भी हालात हो सकते हैं। तो इनमें से मिनिमम इसको कह लेते हैं, वरना तो मिनिमम जीरो है, इससे नीचे तो नहीं जा रहा, लेकिन मिनिमम का मतलब ये नहीं कि कम से कम कितना नीचे जा सकता है, मिनिमम का मतलब है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो सेफ्टी स्टॉक से नीचे नहीं जाना चाहिए। इन्वेंट्री लेवल्स में रीऑर्डर लेवल हो गया, मैक्सिमम लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया। अब इसमें चौथा एक बैलेंस है जो पहले मैं बता चुका हुआ हूं, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक की कंप्लीटनेस के लिए दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ इस टॉपिक के लिए दोबारा बता रहा हूं, वरना ये आपको पहले आता है। वो है एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक कह लें, ये आपको पहले आता है। क्या होता है इसका मामला, अगर सेफ्टी स्टॉक है और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है, क्या मामला होता है भाई, ओ क्यू बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। और इस सूरत में चूंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ओ क्यू बाई 2। ये होते हैं इन्वेंट्री लेवल्स। अब ये इन्वेंट्री लेवल्स आपको नाम लेके पूछे जा सकते हैं। ये नोट कर लें, फिर इसकी छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हैं।
हाँ जी, नोटेड। चलें एक सवाल लिखें। मैक्सिमम डिमांड, सवाल लिखें एक। मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम डिमांड है 200 यूनिट्स पर डे, बल्कि पर डे बार बार नहीं कहता, डिमांड पर डे है। मैक्सिमम है 200 यूनिट्स, मिनिमम है 100 यूनिट्स। मैक्सिमम 200 यूनिट्स है, मिनिमम 100 यूनिट्स है। लीड टाइम मैक्सिमम है 20 डेज, मिनिमम है 12 डेज और एवरेज है 15 डेज, 15 दिन। OQ ऑर्डर क्वांटिटी है 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। बस चारों लेवल्स निकाल दें, मैक्सिमम भी, मिनिमम भी, ROL भी और एवरेज भी। ये चारों लेवल करें कैलकुलेट। ये चारों इन्वेंट्री लेवल्स कैलकुलेट कर दें।
जी ROL का फार्मूला मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम डिमांड कितनी 200, मैक्सिमम लीड टाइम कितना 20, तो 4000। मैक्सिमम का फार्मूला, मैक्सिमम इन्वेंट्री का फार्मूला ROL माइनस मैक्सिमम का फार्मूला ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम डिमांड कितनी 100, मिनिमम लीड टाइम कितना 12 प्लस OQ कितना 15,000, 17,800। फार्मूले ही में वैल्यूज पुट किए हैं मैंने। ROL मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 4000, मैक्सिमम इन्वेंट्री ROL माइनस मिनिमम डिमांड इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस OQ, मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। अब यहां पर देखें, जो डिमांड है उसमें एक मैक्सिमम कितनी है 200 और मिनिमम, अब आपको मैक्सिमम दी है मिनिमम दी है, एवरेज खुद कर लें 200 और 100 का एवरेज 150, वो खुद ही कर लें 150, खुद ही कर लिया, इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज का दुनिया में एक ही तरीका है, 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें, ये वही तरीका है एवरेज लेने का, नहीं और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताया था बस एवरेज नहीं बताया था, तो हमने एवरेज खुद कर लिया, दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड कर लिया, लेकिन लीड टाइम का एवरेज बता दिया है, अब जैसे भी निकाला बस बता दिया 16 दिन 15 दिन। वैसे अगर आप देखें कि 12 दिन और 20 दिन प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो 16 आ जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन में बता दिया एवरेज तो बस बता दिया, तो हमने 15 इस्तेमाल करना है, 12 और 20 का खुद एवरेज नहीं करने बैठ जाना, तो इंटू 15। ROL माइनस एवरेज डिमांड जो खुद करनी पड़ी इंटू एवरेज लीड टाइम जो गिवन था 1750। ROL मैक्सिमम इन्वेंट्री और मिनिमम इन्वेंट्री। चौथा, अब चौथे के लिए ये वाला है कि ये वाला, मैंने तो नहीं बताया कि कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ जी मैंने तो नहीं बताया कि सेफ्टी स्टॉक है कि नहीं है, बताया हुआ है कैसे। मैंने आपसे मिनिमम इन्वेंट्री अभी अभी निकाली है आपने, ये अभी निकाला है, इसी को सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं, तो ये निकला है तो उसका ना सेफ्टी स्टॉक है, तो सेफ्टी स्टॉक है तो ये वाला फार्मूला लगेगा OQ 15,000/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 1750, कितना 9250। या चौथा दोबारा सुने, OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक है, अभी तो निकाला है सेफ्टी स्टॉक, तो बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता है। OQ/2 15,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1750, ये भी निकाला है, ये निकल आया एवरेज स्टॉक। अच्छा अगर आपसे ये मैंने ना पूछा होता कि ROL बताएं, मैक्सिमम इन्वेंट्री बताएं, मिनिमम लेवल बताएं और फिर एवरेज स्टॉक बताएं, मैंने चूंकि मिनिमम लेवल पूछा था तो फिर आप कहें कि जी चूंकि मिनिमम लेवल पूछा था इसका मतलब मिनिमम लेवल है, हो सकता है सवाल की रिक्वायरमेंट में मैंने पूछा ही सिर्फ ROL और एवरेज स्टॉक होता, फिर ये जो सवाल अभी किया है मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक था अभी निकाला है हमने, अगर मैंने रिक्वायर ही ना किया होता फिर वो तो रिक्वायर्ड था तो आपने कहा अच्छा हाँ अभी मिनिमम लेवल निकाला है इसलिए मिनिमम लेवल है, तो अगर मैंने रिक्वायर ही ना किया होता फिर, अगर मैंने इसी सवाल के अंदर ROL रिक्वायर किया होता इसी सवाल के अंदर
और जो एवरेज स्टॉक है वो रिक्वायर किया होता, मैंने ना पूछा होता कि सेफ्टी स्टॉक, फिर आप कैसे पहचानते कि सेफ्टी स्टॉक है कि नहीं? इसके लिए याद रखिए कि जब भी अनसर्टेनिटी है तो सेफ्टी स्टॉक है। कैसे पता अनसर्टेनिटी है? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दो दो फिगर्स दी हुई हैं, तो जब अनसर्टेनिटी है तो फिर यकीनन सेफ्टी स्टॉक है, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। तो इस सवाल में बेशक मैंने आपसे सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर किया था तो हिंट मिल गया कि सेफ्टी स्टॉक है, इसलिए एवरेज स्टॉक का ये फार्मूला लग रहा है। लेकिन अगर मैंने रिक्वायर ही ना किया होता फिर भी ये फार्मूला लगता, क्योंकि अगर मैक्सिमम मिनिमम फिगर्स दी हुई हैं यानी मल्टीपल फिगर्स डिमांड की हैं, लीड टाइम की हैं, तो फिर सेफ्टी स्टॉक होता है। हाँ जी, आसान बात है मुश्किल बात है? ये इन्वेंट्री लेवल आसान है? आसान ही है वैसे। अच्छा, एक कर लेते हैं इसका पास पेपर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 राइज की बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 ऑटम 12 का सवाल है, रॉबिन लिमिटेड के नाम से। छोटा सा सवाल है, आप कैलकुलेटर पे कर लें बेशक। क्वेश्चन नंबर 9 रॉबिन लिमिटेड के नाम से, ऑटम 12 का सवाल है, पेज 68। 5 मिनट का सवाल है, करें आप लोग अभी करें, फिर मैं इसके बाद एक और सवाल कराता हूँ। ये आप अभी कर रहे हैं सवाल। जिनके पास ये वाली बुक नहीं है, आई कैप की बुक के अंदर आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक था पुराना, उसमें ये सवाल था। टू 2.7 था, 2.7 आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक था पुराना, उसमें ये 2.7 था, रॉबिन लिमिटेड। छोटा सा सवाल है। और पैक के क्वेश्चन बैंक में जिनके पास है, मेरा ख्याल है उसमें ये नहीं था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, ढूंढ लें अगर उसमें मिलता है तो। रॉबिन लिमिटेड के नाम से हो सकता है, हो सकता है ना हो, मुझे याद नहीं है पैक में। लेकिन आई कैप क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस बता दिया आपको, और जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें भी ढूंढ देता हूँ। हाँ जी, आई कैप की नई बुक के अंदर भी मौजूद है ये, और उसमें ये मौजूद है एग्जाम्पल नंबर 9। कितने गया? पेज 36। नहीं नहीं, नहीं भाई कुछ गड़बड़ होगी, बताता हूँ अभी। हाँ जी, पेज नंबर 28 पे, आई कैप की नई बुक, पेज 28, एग्जाम्पल नंबर 9, रॉबिन लिमिटेड। चले, मेरे बताने बताने में सवाल कर लिया होगा आपने। कर लें, 5 मिनट का सवाल है, कर लें शाबाश सारे। यूजेज का मतलब डिमांड है, और री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब भी ऑर्डर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, तो ये ओ क्यू है। री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना ऑर्डर करेंगे, ये ओ क्यू है।
हाँ जी, डन। सिंपल सा है, इसमें कोई, अगर आपने करने की नियत भी कर ली होगी ना तो नियत से भी हो जाएगा, इतना आसान सवाल है ये। अच्छा, अब एक सवाल करते हैं। आप राइस की बुक में, ये मैं ही करता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8, राइस की बुक में क्वेश्चन नंबर 8, रेप्लिका लिमिटेड, पेज 67 पे। ये आप पढ़ लीजिए, मैं ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ये स्प्रिंग 13 का सवाल है, रेप्लिका लिमिटेड। रेप्लिका लिमिटेड के नाम से है ये। पैक के क्वेश्चन बैंक में भी था, उसमें ढूंढ लें, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मेरे सामने बुक नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं हुआ अपने पास, लेकिन उसमें भी था। रेप्लिका लिमिटेड स्प्रिंग 13 अटेम्प्ट का सवाल है, मिल जाएगा आपको। जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें भी ढूंढ देते हैं। स्पेलिंग क्या है यार? रेप्लिका की स्पेलिंग क्या है? अच्छा, ये आई कैप की बुक में नहीं है। सवाल अच्छा है ये। अच्छा, जिनके पास है ना बुक, उनमें से कोई एक, ये ना हो सारी खींचना शुरू कर दें, उनमें से कोई एक इस क्वेश्चन की पिक्चर लेके तो वो ग्रुप में डाल दे। रेप्लिका लिमिटेड का नाम से सवाल है, आई कैप क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ये पैक में भी है मुझे याद है, लेकिन उसका मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है। स्प्रिंग 13 मैंने बहरहाल आपको बता दी है। हो सकता है प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन ढूंढ लें आप लोग जिनके पास पैक की बुक है। जिनके पास राइस की है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन से पेज पे नूर? पेज 67 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। इतनी देर में तो पढ़ ही लिया होगा। क्या रिक्वायरमेंट है सवाल की? पार्ट ए, EOQ फाइंड करना है और रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है। रीऑर्डर लेवल के लिए चाहिए क्या क्या? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम डिमांड पर डे दी हुई है, कहीं डिमांड पर डे दी हो? नहीं। लीड टाइम दिया हुआ है, नॉर्मल लीड टाइम दिया हुआ है, डिमांड पर डे नहीं दी हुई। अच्छा, अगर हमें एनुअल डिमांड पता हो तो डिमांड पर डे कैसे निकालें? डिवाइड बाय 360। सवाल में कहीं कहा है कि साल में कितने दिन है? नहीं, तो फिर 360 दिन ही होते हैं। यानी अगर हमें एनुअल डिमांड पता चल जाए तो डिमांड पर डे आ जाएगा। भी पूरे साल की डिमांड पता है और साल के दिन पता है तो डिमांड पर डे आ जाएगा ना। तो ROL के लिए डिमांड पर डे चाहिए और लीड टाइम चाहिए। डिमांड पर डे नहीं है तो हमें एनुअल डिमांड निकालनी पड़ेगी। एनुअल डिमांड दी हुई है,
है एनुअल डिमांड? एनुअल डिमांड भी नहीं, एनुअल डिमांड भी नहीं। चले छोड़ देते फिर आरओएल को। और रिक्वायरमेंट क्या है? ईओक्यू। ईओक्यू पे आते हैं। जो ईओक्यू का फार्मूला है, ईओक्यू का फार्मूला है, ये मैं रेप्लिका वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन 8 पार्ट ए कर रहा हूँ पहले। ईओक्यू का फार्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट ओवर होल्डिंग कॉस्ट और स्क्वायर रूट। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर पता है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पता है, 2 पता है, एनुअल डिमांड पता है नहीं। तो जब एनुअल डिमांड ही नहीं पता तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, है ही नहीं, पता ही नहीं। तो ये तो सवाल अजीब सा हो गया। जब सवाल अजीब सा है तो उसमें देखें कुछ और अजीब सा मिल रहा है, कुछ और अजीब सा जो नॉर्मली सवालों में नहीं होता, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली पहले सवालों में नहीं थी। इतने तो सवाल कर लिए यार, इतने सवाल किए, कोई ऐसी चीज ऐसी नई जो पहले कभी किसी सवाल में नहीं थी। लीड टाइम तो है इतने सवालों में। ईओक्यू की बात करते हैं। हाँ जी, सवाल में आप देखें तो आपको लिखा हुआ है टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डर कॉस्ट, और बिजनेस फॉलो ईओक्यू करता है। अब ये चीजें इन दोनों का ग्रैंड टोटल ये थोड़ी कहीं दिया होता है, तो ये एक अजीब बात है। तो जब कुछ अजीब बात है तो ये अजीब बात से हमें हिंट मिल गया। हिंट क्या मिल गया? सवाल में कहीं सेफ्टी स्टॉक है? सेफ्टी स्टॉक नहीं है। तो जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो हमने ईओक्यू के बारे में पढ़ा था कि ईओक्यू फॉलो हो रहा हो और सेफ्टी स्टॉक ना हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट सेम होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम हैं और इन दोनों का टोटल 3000 है तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी हुई? 1500। यहां से हिंट मिल गया हमें। सवाल में कहा हुआ है टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर हैं और ये इन दोनों को ऐड करें तो 3000 है। नहीं, बराबर नहीं कहा हुआ, 3000 कहा हुआ, बराबर तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ईओक्यू फॉलो होता हो और सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमें पता है। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो दोनों 1500 हुए ना फिर, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट भी 1500 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी 1500। टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी 1500, ये दोनों 1500 हो गए। यहां से अब आगे चलते हैं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या है? OQ बाय 2, और चूंकि हम EOQ फॉलो करते हैं तो फिर ये EOQ। अब हमें ये पता है कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 15 इंटू EOQ पता नहीं, 1500। यहां से EOQ निकल आएगा 200। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई। अब देखें EOQ को फार्मूले से हम नहीं निकाल सके थे, लेकिन ये एक अजीब सी चीज दी हुई थी, यहां पर हिंट मिलना चाहिए, तो जो भी अजीब सी चीज लग रही है वहां से हिंट निकल आया। तो रिक्वायरमेंट ए का एक हिस्सा हो गया। दूसरी चीज क्या है रिक्वायरमेंट ए की? आरओएल। आरओएल के लिए क्या चाहिए? डिमांड पर डे। डिमांड पर डे की बात हमने शुरू कहां से की थी कि अगर एनुअल डिमांड पता हो तो डिमांड पर डे निकाल सकते हैं। एनुअल डिमांड अब देखें यहां से पता चल जाएगी, चाहे तो इस फार्मूले से निकाल लें, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, यहां से निकाल लें, ये भी सही है, या फिर यहां से निकाल लें। टोटल ऑर्डर कॉस्ट होती है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर OQ। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 50 है शायद, 50। एनुअल डिमांड पता नहीं, डिवाइडेड बाय हमारा OQ EOQ है जो अभी अभी निकाला है 200 इंटू 1500। तो यहां से एनुअल डिमांड निकल आएगी 6000। अगर ये 6000 एनुअल डिमांड है
डेज नहीं बताए हुए सवाल में, मुझे याद पड़ता है बताए हुए कितने। नहीं नहीं नहीं, साल में कितने दिन है लिखा हुआ है ना, वही मैं कहूँ, मुझे लग रहा है लिखा हुआ है सवाल में। देखें टेबल के नीचे बताया हुआ है साल में कितने दिन है, ना बताया होता तुम 360 ले लेते, बताया हुआ है। तो जब बताया हुआ है तो डिमांड पर डे बन जाएगी 6000 डिवाइडेड बाय 300, कितना? हम्म, 20। और डिमांड पर डे भी आ गई और लीड टाइम तो है ही, तो आरओएल कितना निकल आया? डिमांड पर डे इनटू लीड टाइम। ये रिक्वायरमेंट ए थी। और रिक्वायरमेंट बी डिस्काउंट ऑफर है, ये तो आपके लिए बच्चों वाला काम है, आप कर ही लेंगे, ये तो कर ही लेंगे यार, शर्म आनी चाहिए अगर नहीं कर सकेंगे तो पार्ट ए मैं फिर दोहरा देता हूँ। ईओक्यू पूछा हुआ था, ईओक्यू हम इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि एनुअल डिमांड नहीं थी। ईओक्यू के लिए ये फार्मूला चाहिए था, नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमें एक अजीब सी चीज़ पता थी, इससे हमने हिंट लिया। जैसे वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते ना, कुछ जासूसों वाली फिल्में देखे ना, तो उनको कुछ ऑड नज़र आता ना, वहाँ से उनको हिंट मिलते हैं, तो हमें ये ऑड नज़र आया। यहाँ से हिंट मिला कि ईओक्यू पे ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं और इनका टोटल 3000 है तो फिर दोनों 1500 हैं। यहाँ से हमने सवाल हल कर ली, एनुअल डिमांड निकाली ताकि डिमांड पर डे निकले और डिमांड पर डे से आरओएल निकाल लिया। हाँ जी, इन्वेंट्री लेवल आसान है ना। अगली क्लास में मैंने ये इन्वेंट्री लेवल्स को मुश्किल कर लेना है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं, फिर आपको इनकी प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, छोटे छोटे हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप। एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा ईओक्यू वाला, और बाकी इसी के, ये देखें छोटा सा क्वेश्चन था, इससे पिछला वाला भी छोटा सा क्वेश्चन था, वो तो आप बस कैलकुलेटर के ऊपर ही कर सकते हैं, तो वो मैं 3-4 सवाल दे दूंगा। वो 3-4 सवाल 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे आपके। हाँ, ईओक्यू वाला एक बड़ा सवाल दूंगा, वो जैसे 20-25 मिनट लगेंगे वैसे है, लेकिन ये जो छोटे छोटे सवाल हैं आप चाहे कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैंने अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी के सवाल कराने जो कि एक मुश्किल चीज़ है, तो उससे पहले आप इसको पक्का कर लेना, फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने अभी ये जो दूसरा टॉपिक शुरू किया हुआ है हूँ चैप्टर 2 में, लेकिन हम लोगों ने इसका दूसरा हिस्सा पढ़ना शुरू किया है इन्वेंट्री लेवल्स। अब मैं इन्वेंट्री लेवल्स में प्रोबेबिलिटी मिक्स करने लगा हूँ। टॉपिक वही है, वैसे कह रहा हूँ मैं यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये इन्वेंट्री लेवल्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं, उसी में प्रोबेबिलिटीज मिक्स होने लगी। अब प्रोबेबिलिटीज के बारे में एक असूली बात तो यह है कि इफ प्रोबेबिलिटीज आर असाइंड टू अ फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल डिमांड, लीड टाइम, then average of that factor is calculated as summation px। ये आपने ना क्यूएम में स्टैट्स में पढ़ी होगी ये बात, समेशन px है जानी पहचानी चीज, इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेज। ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी है इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल
डिमांड पर डे, पॉइंट 4 चांस है, यानी 40% चांस है कि 300 यूनिट्स होंगे और 0.6 चांस है कि 400 यूनिट्स होंगे। अब देखें, डिमांड पर डे की प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, ये प्रोबेबिलिटी असाइन हो गई साथ। इस सूरत में एवरेज डिमांड $300 + 400/2 ऐसे नहीं निकलेगी, बल्कि एवरेज डिमांड का सही तरीका होगा, समेशन px क्या होता है, x वैल्यू, p उसकी प्रोबेबिलिटी, px p इंटू एक्स, सम इनका सम, यानी 300 इंटू 0.4 प्लस 400 इंटू 0.6। ये सही, ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि अगर देखें, अभी हमने पिछले कुछ देर पहले एक सवाल किया था जिसमें मैंने डिमांड पर डे मैक्सिमम 200 यूनिट्स और मिनिमम 100 यूनिट्स बताई थी। एवरेज डिमांड कैसे निकाली थी, 200 और 100 का एवरेज किया था, डिवाइडेड बाय 2 करके 150 निकाली थी, अभी भी किया था सवाल। लेकिन अब अगर प्रोबेबिलिटी साथ जोड़ दी गई तो फिर एवरेज ऐसे नहीं करना, फिर एवरेज ऐसे करना। ये बात लिख लें। बाकी इसमें मुश्किल पोर्शन क्या है वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अच्छा, अब ये एक तो मैं कल वाला होमवर्क डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ काफ़ी सारा, मरने वाले मत हो जाना। एक तो मैं दे रहा हूँ आपको EOQ का एक रेगुलर सवाल, ये करके आइएगा, इसमें भी मसले होंगे, लेकिन आप बेटा जब तक सवाल अटेम्प्ट नहीं करेंगे और आपको मुश्किलें नहीं होंगी तो फिर मेरी डिस्कशन से तब तक फ़ायदा नहीं होगा। ये सारे सवाल मैं ही क्यों ना करा दूँ, तो फिर पेपर भी मैं ही दे आता हूँ। मैंने आपको चीज़ें सिखानी है, आपको सवाल करने के काबिल बनाना है, और जब आपसे वो सवाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो फेलियर नहीं है। आप ये नहीं कहें जो सवाल ही नहीं होते, सर जो क्लास में करा देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो तो होता ही नहीं है। जो आपको होमवर्क दिया करूँगा ना या देता हूँ वो लर्निंग का हिस्सा है, वो आपका टेस्ट नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि सर ने क्लास में जो पढ़ा दिया वो समझ आ गया, होमवर्क नहीं हुआ, तो फिर जो क्लास में पढ़ाया उसका फ़ायदा क्या? नहीं, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ उसमें क्लास भी है और होमवर्क भी है, वो भी सीखने का हिस्सा है। आपसे नहीं होगा होमवर्क, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तब है जब आप उस सवाल को देख के डर के छोड़ दें कि सर कराएंगे तो देखी जाएगी। नहीं, ये गलत है। मैं क्लास में जो करवा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, आपको किसी काबिल बना के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब आप तो खैर बैठे ही होम में हुए, लेकिन क्लास में जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो क्लास है, जो आपको करने को कह रहा हूँ वो होमवर्क है। होमवर्क करें, जो मुश्किलें हों पहले वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। पिछले लेक्चर खोल के देखें, क्या पता मैंने कल परसों को बात बताई हो, उससे हिंट मिल जाए। बाकी सवालों के साथ मैच करके देखें,
नहीं बिल्कुल मरने वाले हो जाए तो सोल्यूशन देखा करें, सोल्यूशन देख के समझा करें, ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करें। वो भी बात नहीं हल हो रही फिर मैं बताया करूंगा। अब जब आप सब तैयार कर लें, हाँ, फिर जो क्लास टेस्ट होगा वो आपका टेस्ट है, वो होने चाहिए सवाल। लेकिन अगर उनमें भी कुछ नया डल जाए, वो भी चांस है, क्योंकि आईकैप के सवालों में भी हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट एंगल होता है। तो आपका काम यह है कि आपने जो सीखा सवाल में किसी नए पॉइंट के ऊपर अकल लगा के देखें उसका करना क्या है, बजाय इसके कि ये कह के छोड़ दें ये तुमने पढ़ा ही नहीं हुआ। सीए कर रहे हैं ना, बीए थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं अटेम्प्ट करना कि सर ही करा देंगे तो बेटा सर ही पास करेंगे, तो सर तो पहले ही पास है। तो आपने अगर पास होना है तो आपको होमवर्क खुद ट्राई करनी पड़ेगी। तो एक मैं आपको ईओक्यू का सवाल दे रहा हूं, है थोड़ा सा मुश्किल लेकिन करना है, करना है। उसके अलावा ये तो मैं आपको बता देता हूं जो सवाल अभी देने लगा हूं ये बुक में है। उसके अलावा मैं एक पेज पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है, ये आपको मैंने खुद ही बना के सवाल, इस लास्ट टाइम जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा था वहाँ पैक में लास्ट टाइम भी मैंने यही सवाल उनको दिए थे, खुद ही बनाए थे, उनको दिए थे मैंने। तो वो पेज अपलोड कर रहा हूँ। ये 4 सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, कोई परेशानी की बात नहीं है इनमें। ये आपने इन मुश्किलों पे जाने से पहले इन्वेंटरी लेवल्स की प्रैक्टिस के लिए करना है। नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, कल को जब मैं ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए गुजारिश अर्ज कर देता हूँ दोबारा, एक आपको मैं ईओक्यू का सवाल देने लगा हूँ, प्रॉपर एग्जाम का सवाल है और उस पर थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, वो करना है। इसके अलावा इन्वेंट्री लेवल जो कि आसान से अभी तो किए हैं यार 2-3 सवाल, इनकी मैंने प्रैक्टिस के लिए 4 छोटे छोटे सवाल और बनाए हैं। ये आपसे मैंने वेब जो आपकी एकेडमी वाली वेबसाइट है उस पर मैंने इसको असाइनमेंट के तौर पे पीडीएफ में रख दिया है। ये आपने सवाल करने हैं। जब ये काम कर आएंगे तो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं प्रोबेबिलिटीज को और आगे लेके बढ़ूंगा। अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। एक मैंने बता दिया वो पीडीएफ की फाइल अपलोड की है, और दूसरा होमवर्क है स्प्रिंग 19 का, स्प्रिंग 19। ये राइस की बुक में भी मौजूद है सवाल, राइस की बुक में होगा ये पहला ही सवाल शायद। जी, पेज नंबर 65 पेज 65 क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्चिड लिमिटेड के नाम से स्प्रिंग 19 का सवाल है। इस सवाल के बारे में आपको एक अजम्पशन बताने लगा हूं, वो अजम्पशन क्यों लेनी पड़ी ये आप करके आएंगे तो बताऊंगा। बस आप मेरी अजम्पशन पे सवाल कराइएगा। अभी ऐसा क्यों है वो आप सवाल करके आएंगे बेटा तो ही समझाऊंगा, सवाल आप करके आएंगे तो समझाऊंगा, उसके बगैर फिर मैं ही करता रहूंगा सारे सवाल। तो आप ये सवाल पहले करके आएंगे, अजम्पशन मैं बता रहा हूँ। अजम्पशन क्यों लेनी पड़ी आप सवाल कराइए, अगली क्लास में जब मैं इस आंसर को डिस्कस करूंगा तो इसको समझा के अजम्पशन क्यों लेनी पड़ी ये कह रहा हूँ बताने के लिए। अभी तो कह रहा हूँ बस अजम्पशन लेनी है, क्यों लेनी है ये आप सवाल करके आएंगे तो उस क्यों की वजह बताऊंगा, और फिर नोट लिखवा भी दूंगा। तो ये एक नोट लिखवा दूंगा मैं आपको, लेकिन ये करके आएंगे तो ही लिखवाऊंगा। तो इसमें अजम्पशन आपको ये लेनी पड़ेगी, अजम्पशन कि जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक यही क्लोजिंग स्टॉक था। ये अजम्पशन क्यों लेनी पड़ेगी वो आप करके आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो एवरेज स्टॉक था पिछले साल का वो ही क्लोजिंग स्टॉक था। इसी तरह जो अगले साल का एवरेज स्टॉक होगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये अजम्पशन क्यों लेनी पड़ेगी? अच्छा, ये अजम्पशन इतनी बुरी अजम्पशन नहीं है, क्योंकि एवरेज स्टॉक क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है एवरेज स्टॉक का, कि जो कि ऑन एन एवरेज स्टॉक हर वक्त पड़ा होता है। तो जो हर वक्त पड़ा होता तो फिर साल के आखिरी दिन में पड़ा हुआ था, तो इतनी बुरी अजम्पशन नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अजम्पशन क्यों लेनी पड़ रही है, आप सवाल करके आएंगे तो समझाऊंगा कि क्यों लेनी पड़ रही है ये अजम्पशन। बहरहाल आप इस अजम्पशन पे सवाल करके आइएगा। अजम्पशन रिपीट कर रहा हूं, जो पिछले साल की भी एवरेज इन्वेंट्री थी वही पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। इसी तरह जो अगले साल की एवरेज इन्वेंट्री होगी वो अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। और ये मैं आपको एक क्लास पहले करवा चुका हुआ हूँ, पिछले से पिछली क्लास में, कि हमें जो एनुअल डिमांड लेनी होती है वो परचेजेस लेनी होती हैं। अगर आपको सेल्स दी हुई है और स्टॉक दिया हुआ तो क्या करें, सेल्स में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके परचेजेस तक निकालें। वो भी इस सवाल में पॉइंट टेस्ट हुआ था। और ये जो मैंने आपको अजम्पशन बताई है ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्यों अजम्पशन लेनी पड़ेगी बेटा आप करके आएंगे तो बताऊंगा।
तो आपको ये सवाल इस अजम्पशन से करना पड़ेगा। और इसमें एक हिंट आपको बता देता हूं, ये फार्मूला किस चीज का है ये? टोटल होल्डिंग कॉस्ट, और ये क्या चीज है? होल्डिंग कॉस्ट इनटू एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ये बताना हो तो ढूंढ सकते हैं, ये फिगर ना पता हो तो ढूंढ सकते हैं। कैसे? नहीं, ओ क्यू भी नहीं पता, कैसे निकालें? इससे कैसे निकालें? इसको इससे डिवाइड कर दें। हाँ भाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना यार, ये जानना है तो इसको इधर ले जाके डिवाइड ही करेंगे ना। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। ये इस सवाल में एक दो टिप्स थी, लेकिन मैं टिप्स दोहरा देता हूं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट पता हो अगर आपको, टोटल होल्डिंग कॉस्ट अगर आपको पता हो और ये पता हो, तो आप यहां से ये फिगर निकाल सकते हैं। इसी तरह एक अजम्पशन बताइए आपको इस सवाल के अंदर कि एवरेज स्टॉक को, ये एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों अज्यूम करना पड़ेगा ये आपको करके आएंगे तो वजह बताऊंगा। अच्छा, एक ये होमवर्क हो गया। एक इसके अलावा मैंने आपको कहा है, मैंने पेज अपलोड किया है, उसमें से आपने 4 सवाल छोटे छोटे बनाए इन्वेंट्री लेवल्स के, ये करके आइएगा। ये 5 सवाल करके आने। एक सवाल दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक सवाल दिया था एरोमा के नाम से, एरोमा हब्स के नाम से। समीर कितनी देर की हुई है क्लास? है? हाँ ठीक है, बस एक सवाल डिस्कस करना है। स्प्रिंग 17 का सवाल दिया था। इसमें पार्ट ए में ईओक्यू पूछा हुआ था और पार्ट बी में ये पूछा हुआ था कि अगर हम ईओक्यू पे शिफ्ट हो जाएं तो क्या बचत होगी। तो ये सेविंग कैसे निकालेंगे? ईओक्यू को कंपेयर करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग से। अब इसमें आपको जो जो पॉसिबल मसले आए होंगे वो बता देता हूँ। एक मसला तो ये आया होगा कि एग्जिस्टिंग ओक्यू क्या है ये नहीं पता, तो इसका जवाब पहली ही लाइन में मिल जाएगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम अभी फिलहाल साल में 6 महीने बाद ऑर्डर करते हैं। तो साल में कितनी दफ़ा 6 महीने आते हैं? 2 दफ़ा। तो हम साल में भी कितनी दफ़ा ऑर्डर करते हैं? 2 दफ़ा। तो अगर एनुअल डिमांड कर गया, अगर एनुअल डिमांड जो कि 60,000 kg दी हुई है, अच्छा ये तो सेल दी हुई है, ये तो सेल है लेकिन स्टॉक का तो नहीं है ना, तो फिर यही परचेज है, यही परचेज है। ये एनुअल डिमांड है 60,000, और अगर हम अभी 6 महीने बेसिस के ऊपर ऑर्डर करते हैं, इसका मतलब एग्जिस्टिंग ओक्यू 30,000 है। तो एक ये है और एक ईओक्यू है। हमें इनके ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो एक पॉइंट तो उसमें यह था कि अभी इस वक्त ओक्यू कितना है, तो वो 30,000 है। ये 30,000 जिनको समझ नहीं आया दोबारा सुन ले। पॉइंट नंबर 1 में बताया हुआ है कि 60,000 एनुअल डिमांड है और पहली ही लाइन में लिखा हुआ है द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। तो अगर 6 महीने बाद ऑर्डर करते हैं तो साल में 2 दफ़ा 6 महीने होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम 60,000 किलो जो साल में मंगवाते हैं वो 30,000 करके मंगवाते हैं। तो एग्जिस्टिंग ओक्यू 30,000 है। हमने जाना है ईओक्यू पे। ईओक्यू निकाल लेते हैं। ईओक्यू निकालने के लिए 2 चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए दी हुई है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट तो आसान है,
होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट समझ लें। परचेज कॉस्ट निकालने लगा हूं। परचेज कॉस्ट क्यों चाहिए? परचेज कॉस्ट क्यों चाहिए? सवाल डिस्काउंट का है? हाँ, डिस्काउंट है सवाल में, तो मैं परचेज कॉस्ट चाहिए। परचेज कॉस्ट करंट और ईओक्यू। हमें यह पता है कि डिस्काउंट अभी मिलता है कितना, 10%। तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो परचेज प्राइस होती है वो 900 रुपये होती। तो डिस्काउंट से पहले कितनी होती थी? 1000 रुपये होती थी। तभी तो 100 रुपये डिस्काउंट मिलके 900 होता था। ये पॉइंट नंबर 2 में बताया हुआ है कि 10% डिस्काउंट के बाद 900 है। तो इसका मतलब है कि 1000 में से 10% माइनस किया था तो 900 बना था। ये तो सिंपल जबानी भी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें ड्यूटीज और टैक्सेस ऐड होते थे। कितने? कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स। और जो सेल्स टैक्स है ये रिफंडेबल है, तो इसको करूं ऐड। रिफंडेबल सेल्स टैक्स कॉस्ट का हिस्सा होता है? नहीं, नॉन रिफंडेबल होता है। ये मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पहले लेक्चर में बताया हुआ आपको। जब मैंने इन्वेंट्री कॉस्ट लिखी थी ना, तो उनमें परचेज कॉस्ट में मैंने परचेज प्राइस लिखा था लेस ट्रेड डिस्काउंट, और साथ लिखा था नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस। तो कस्टम ड्यूटी होगा, सेल्स टैक्स नहीं होगा। कस्टम ड्यूटी कितनी है? 20%। तो जब इसमें ड्यूटी 20% ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा 180, 1080। ये करंट की परचेज कॉस्ट। ये पॉइंट दोबारा सुने। पॉइंट नंबर 2 में 900 रुपए बताए हुए हैं। ये निकालने की क्या जरूरत थी? इसके लिए जरूरत थी, वरना 900 में सिंपली 20% ड्यूटीज ऐड करें, ये परचेज कॉस्ट आ गई। अगर हम ईओक्यू पे चले जाते हैं, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, अगर हम ईओक्यू पे चले गए तो जो डिस्काउंट हमें पहले 10% मिलता था उसकी बजाय अब 8% मिलेगा। तो ये 10% किस पे मिलता था? 1000 पे। तो अब 8% किस पे मिलेगा? 1000 पे। तो अब हम यहां से 1000 से नीचे आए जब, तो अब डिस्काउंट मिलेगा 8% यानी 80 रुपए। ये हो जाएगा 920। जब इस 920 पे 20% ड्यूटीज लगाएंगे $184। इतना ये ईओक्यू वाली ऑप्शन की परचेज कॉस्ट। ये इसमें सबसे मुश्किल पॉइंट था, ये मैंने आपको समझाया है। परचेज कॉस्ट एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 900 दी हुई है, इसमें हमें नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज ऐड करनी पड़ेंगी। सेल टैक्स इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि कहा हुआ है कि वो रिफंडेबल है। अगर ईओक्यू पे चले जाते हैं तो जो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था उसकी जगह अब 8% मिला करेगा। तो जिस पे 10 मिलता था उसी पे 8 मिलेगा ना, 900 पे थोड़ी 8 मिल जाएगा। तो वापस 1000 पे जाके फिर 8% डिस्काउंट लिया और इसमें फिर ड्यूटीज ऐड की। तो ये करंट की परचेज कॉस्ट और ये ईओक्यू पे जाने की परचेज कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट बताई हुई है कि वो पर ऑर्डर 90,000 है, ये बताया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 90,000। लेकिन अगर ईओक्यू पे चले गए तो फिर ईओक्यू पे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो ये जो पर ऑर्डर कॉस्ट थी ये 90,000 की बजाय 81,000 रह जाएगी। ये 81,000 कहां लिखा है? 10% कम हो जाएगी। ये हो गई ऑर्डर कॉस्ट। और तीसरी चीज होल्डिंग कॉस्ट, वो तो आप निकाल ही चुके होंगे, फिर भी बता देता हूं। होल्डिंग कॉस्ट है करंट की और ईओक्यू की। एक तो है इंटरेस्ट कॉस्ट, कितने परसेंट है? इंटरेस्ट कॉस्ट कितने परसेंट है? 1% पर मंथ यानी 12%।
तो करंट पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट लगेगा 12% 1080 पे, और EOQ के लिए 12% लगेगा 1104 पे। $129.6 और इधर और इसके अलावा कोई फाइनेंस कॉस्ट है? हाँ जी, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है 320 पर केजी। तो जो स्टोरेज कॉस्ट है 120 और नहीं कितनी, 320 और बस। अब ये तीनों कॉस्ट निकल आई। अब हमने करना क्या है, EOQ निकालना है। पहले EOQ निकाल लेंगे। एनुअल डिमांड 60,000 दी हुई है, फार्मूले में एनुअल डिमांड रखें, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 81,000 रखें, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 1100 नहीं ये रखें, बस ये होगी ना होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 452.48 449.6 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। इससे EOQ निकलेगा, और जब EOQ निकल आएगा तो हमने इन दोनों पे टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। वो तो आपको आती है निकालनी। ये इसमें मसले थे। अब भी अगर इसमें कुछ मसला पूछना हो तो बेशक ज़रूर व्हाट्सएप पे पूछिएगा, लेकिन अब ये थोड़े मुश्किल वाले सवाल आपने आसान करते करते, मैंने आसान से शुरू, यही मेरा तरीका इंशाल्लाह, मैं आसान से शुरू करके आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाया करूँगा। ऐसे ही सिखा सकता हूँ और क्या सिखाऊँ। तो अब आपने सवाल करना है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं हुआ तो आपको दोबारा करना है। और ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं ना, तो इनमें आप कोशिश करें कि पढ़ाई भी करें, जितना भी टाइम निकालें, तो आप इन सवालों को उसमें रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि अब ये चैप्टर को 2 दिन और लगेंगे इस पर, अब ये चैप्टर ख़त्म है। तो आपने इसको अच्छी तरह, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम भी इसमें से सवाल आया था, लेकिन तकरीबन हर अटैम्प्ट में टेस्ट हो जाता है। कोई एक अटैम्प्ट खाली गई होगी, वरना ये हर अटैम्प्ट में टेस्ट हो जाता है। ऑटम 19 में EOQ नहीं आया था, सच इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गया था ऑटम 19 में, हाँ मेरा ख्याल है ऑटम 19 में। लेकिन उसके अलावा तकरीबन हर अटैम्प्ट में ये सवाल आ रहा है। आप देख लें, हमने किए हैं सारे। स्प्रिंग 19 होमवर्क दिया आपको, ऑटम 18 होमवर्क दिया था, उससे पहले सारे सवाल हमने एक एक करके किए हैं। तो ये एक आधी अटैम्प्ट मिस हुई होगी, वरना ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये IAS ये वाला टॉपिक। तो आज वाला सबक पढ़ लेते हैं। ये चूँकि FAR2 में भी चला रहा हूँ ना, यही बुक पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है FAR2 में भी आप रोज़ सेम सुनते हो जो क्लास में सुनते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लें। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। आपने देखा हो शायद इस बात को कि सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं तो पूरी फैमिली सॉफ्ट स्पोकन होती है, सब बड़े अच्छे अखलाक वाले होते हैं, और उसके मुकाबले पे कुछ ऐसे होते हैं जो घर के अंदर गालम गलोच, बुरा, सख्त ज़बान। तो अल्लाह ताला जब भलाई का इरादा करते हैं तो वो जो फैमिली है पूरी, वो सॉफ्ट स्पोकन हो जाती है, नरमी इनमें पैदा फरमा देते हैं, शिद्दत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला खैर का इरादा करते हैं उनके साथ। इसी हवाले से एक और हदीस है, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया, यानी जो नरमी से बात करता है, तो बेशक उसे खैर में से हिस्सा मिला, फिर अल्लाह की खैर है उस पर। और जो नरमी के हिस्से से महरूम कर दिया गया तो वो बेशक खैर से महरूम रहा। तो बेटा नरमी से बात करनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है, ये सारा हमारे अखलाक है। और पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि मीज़ान में सबसे भारी चीज़ अच्छे अखलाक होंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।